मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक नदी मुझे निगल जाएगी। ना कोई तूफान आया, ना कोई भंवर, सिर्फ एक सन्नाटा था और उसके अंदर कुछ ऐसा जो बोलता नहीं पर सुनता सब कुछ था। हम कुल 4 लोग थे, मैं, रोहित, तान्या और हमारी गाइड महुआ। हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे भारत के उन इलाकों पर जो अब भी पुरानी लोक कथाओं में जिंदा है। एक दिन रोहित ने अचानक मुझसे कहा, रवि, एक जगह मिली है जंगल के बीचों बीच, कोई काला गांव, वहां की नदी के बारे में सुना है? मैंने सिर हिलाया, नहीं। उसने आंखों में वही जुनून भरी चमक के साथ कहा, लोग कहते हैं वहां जो आवाज करता है वो कभी लौट कर नहीं आता। मैं हंस दिया, यह तो और फिल्मी लग रहा है। उसने जवाब नहीं दिया, बस मुझे अपने लैपटॉप पर एक वीडियो दिखाया, धुंधला सा फुटेज। कोई नदी थी, बिल्कुल शांत। कैमरा जूम होता है और फिर अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और एक धुंधली सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बोलना चाहता हो पर शब्द निकलते नहीं। मैंने पहली बार उस वीडियो को देखकर अजीब सा महसूस किया। डर नहीं, लेकिन कोई ऐसा खिंचाव जो पेट में हलचल पैदा करता है। रोहित ने तय कर लिया था, हम वहां जाएंगे। तानिया हमेशा साउंड रिकॉर्डिंग के लिए एक्साइटेड रहती थी और महुआ, वो एक स्थानीय लड़की थी जो खुद हमारे पास आई थी जब हमने उसके गांव के पास फिल्म बनाने की बात की थी। आप लोग काला नदी के बारे में फिल्म बना रहे हैं? उसने पूछा था। मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूं, लेकिन क्या? आपको चुप रहना होगा, वहां बोलना मना है। हमने हंसी में टाल दिया, सोच लिया कि यह सब अंधविश्वास है। एक बार कैमरा ऑन होगा तो सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन महुआ की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी आदत, जैसे वो इन बातों की आदी हो चुकी हो। हमने अपनी गाड़ी भरी, कैमरा, बैटरी, साउंड रिकॉर्डर, टेंट, पानी की बोतलें और निकल पड़े जंगल की ओर। 3 घंटे की यात्रा के बाद हम सड़क से उतर गए। वहां से पैदल जाना था। रास्ते में पेड़ों की झुरमुटें इतनी घनी थी कि दिन में भी धूप नहीं दिख रही थी। पक्षियों की आवाजें तक सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ पत्तियों की सरसराहट और हमारे जूतों की चरमराहट। महुआ सबसे आगे चल रही थी। एक बार मैंने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? उसने जवाब दिया, डर तो तब लगता है जब कोई आवाज करता है। मैं चुप हो गया। 3 घंटे पैदल चलने के बाद हम उस गांव के पास पहुंचे जिसे महुआ ने काला गांव कहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। सारी झोपड़ियां सूनी थी, धूल से ढकी हुई और दीवारों पर हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। कोई नहीं रहता यहां, तानिया ने पूछा। अब नहीं, महुआ बोली। क्यों? क्योंकि एक बार सबने नदी को पुकारा था और फिर वो सब नदी में समा गए। हमने तय किया कि हम यहीं तंबू लगाएंगे, सुबह नदी तक जाएंगे। रात हुई, हमने आग जलाई, लेकिन वहां की हवा कुछ अलग थी, गीली, भारी, जैसे कुछ छिपा हो। मैं कैमरा क्लीन कर रहा था जब तानिया ने कहा, रवि, तुमने ये सुना? मैंने सिर उठाया। क्या? पानी बहने की आवाज, पर आसपास कोई नदी नहीं है ना? मैंने ध्यान लगाया और सच में बहुत धीमा सा, जैसे दूर से कोई नदी बह रही हो। पर हमने देखा था, नदी यहां से काफी दूरी पर थी। महुआ चुप बैठी थी, आंखें बंद किए। रोहित हंस रहा था। इमेजिनेशन है सब, जंगल है, नमी है, कुछ भी आवाज आ सकती है। पर उस रात पहली बार मैंने महसूस किया कि वो जगह सिर्फ जंगल नहीं थी। हमने सोने की कोशिश की, लेकिन आधी रात के बाद मुझे लगा जैसे कोई पास से गुजर रहा हो। मैंने तंबू की चेन धीरे से खोली। सामने महुआ खड़ी थी, आंखें बंद और होंठ हिले जा रहे थे, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रही हो। महुआ, मैंने धीरे से पूछा। उसने आंखें खोली। अगर आपको जिंदा लौटना है तो सुबह के बाद एक शब्द मत कहना। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वो मुड़कर चली गई। मैं फिर से तंबू के अंदर गया, लेकिन नींद नहीं आई, क्योंकि अब
वो पानी की आवाज और करीब आ रही थी, और उसके साथ एक और आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे मेरा नाम ले रहा हो। मैं सुबह जल्दी उठा, लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। मेरे दिमाग में रात की वो आवाजें घूम रही थी, पानी की लहरों की सरसराहट और वो अस्पष्ट बुदबुदाहट जो मेरे नाम को जैसे बार बार दोहरा रही थी। मैंने कैमरा उठाया और बाहर आया। चारों ओर कुहासा फैला था, सूरज का कोई नामो निशान नहीं, जैसे पूरा जंगल खुद में सिमट गया हो। रोहित तंबू के बाहर बैठा नोट्स लिख रहा था, तानिया साउंड इक्विपमेंट चेक कर रही थी, और महुआ वो नदी की दिशा में खड़ी थी, जैसे कोई इंतजार कर रही हो। आज हम कब निकलेंगे? मैंने पूछा। महुआ ने बिना पीछे देखे कहा, जैसे ही सूरज धुंध के पार दिखेगा। वो वक्त ही एकमात्र सुरक्षित पल है। मतलब अगर आप वक्त से पहले गए तो नदी सो रही होती है, और अगर आप देर से पहुंचे तो वो जाग चुकी होती है। मैं समझ नहीं पाया कि ये चेतावनी थी या कोई पहेली, पर अब मैं सवाल नहीं करता। यहां हर बात सवालों से ज्यादा एक अनुभव थी, और वो भी डरावना। कुछ देर बाद धुंध छूटी और हम नदी की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था, कई लगी चट्टानें, दलदली जमीन और जगह जगह पेड़ों के बीच उलझे जाल जैसे बेल। लेकिन महुआ बिना रुके आगे बढ़ती रही। उसके पांव किसी आदत के साथ चलते थे, जैसे उसे हर मोड़, हर पत्थर की याद हो। करीब 1 घंटे बाद पहली बार मैंने उसे देखा। काला नदी। यह कोई सामान्य नदी नहीं थी। पानी इतना काला था कि उसमें कुछ भी पार नहीं दिखता था। न धारा थी, न कोई बहाव। फिर भी आप महसूस कर सकते थे कि यह जिंदा है। ये बहती नहीं है? रोहित ने पूछा। महुआ बोली, यह खुद तय करती है कि किसे बहाना है। तान्या ने साउंड रिकॉर्डर चालू किया। मैं कैमरा सेट करने लगा। महुआ, मैंने पूछा, हम यहां कितनी देर रुकेंगे? बस उतनी देर जितनी ये हमें बर्दाश्त कर सके। मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन की, और जैसे ही व्यू फाइंडर में नदी आई, मुझे स्क्रीन पर कुछ दिखा। कोई चेहरा। एक पल को ऐसा लगा कि काले पानी की सतह पर कोई महिला झुकी हुई है। उलझे बाल, सफेद चेहरा और आंखें सीधी कैमरे में झांकती हुई। मैंने झट से कैमरा नीचे किया। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ वही शांत ठहरी हुई नदी। क्या हुआ? रोहित ने पूछा। कुछ नहीं, लाइट की रिफ्लेक्शन रही होगी। लेकिन मैं झूठ बोल रहा था। मैंने कुछ देखा था। हम कुछ देर नदी के किनारे रुके। रोहित इंट्रो बोल रहा था, तान्या साउंड ले रही थी। मैं अलग अलग एंगल से शॉट ले रहा था। तभी तान्या ने कहा, मुझे कुछ सुनाई दिया। क्या? मैंने पूछा। उसने हेडफोन उतारे और ध्यान से सुनने लगी। कोई गा रहा है, बहुत धीमे, जैसे लोरी हो। हम सब शांत हो गए, और फिर हमने भी सुना, बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट, एक स्त्री की आवाज, जैसे किसी गहरी सुरंग से आ रही हो। सो जा, नदी बुलाए, चुप हो जा, मां आए। तानिया पीछे हट गई। ये कहां से आ रही है? महुआ की आंखें चौड़ी हो गई। इसी ने बोला। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा। हम सब चुप थे, कोई नहीं बोला था। हमें जाना चाहिए, महुआ ने कहा। अभी? रोहित चौंका। हमने मुश्किल से आधा घंटे शूट किया है। नदी ने जवाब देना शुरू कर दिया है, उसने कहा। अब हर पल खतरनाक है। मैं रोहित की तरफ मुड़ा। रोहित, मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। कैमरे में कुछ अजीब आ रहा है। बस 2 मिनट, एक क्लोजअप, फिर चलते हैं। और उसने नदी के किनारे घुटनों पर बैठकर बोलना शुरू किया। यह है भारत की सबसे रहस्यमयी नदी, काला नदी। कहा जाता है, जो यहां कुछ बोलता है वो खुद इसका हिस्सा बन जाता है। और तभी एक जोर की छींक जैसी आवाज हुई। लेकिन वो छींक नहीं थी, वो जैसे किसी गले की खराश हो, एक घुटती हुई चीख। जो सब ने कैमरे की ओर देखा, और कैमरे के ठीक पीछे पानी में एक हाथ बाहर निकला। पानी की सतह बिल्कुल शांत थी, लेकिन वो हाथ हड्डियों जैसा पतला, काले कीचड़ से सना हुआ, धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ा। मैंने कैमरा फेंका और चिल्लाया, रोहित! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं दौड़ा, लेकिन मेरे पांव जैसे जमीन में धंस गए थे। रोहित नदी के किनारे घुटनों के बल बैठा था, और वो हाथ
हड्डियों जितना पतला, कीचड़ से सना, अब उसकी गर्दन के पीछे था। रोहित, मैंने चीख कर कहा, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा था। उसकी आंखें एकदम स्थिर थी, जैसे किसी ट्रांस में चला गया हो। महुआ मेरे पास आई और हाथ पकड़ लिया। छुओ मत, नदी के पास कुछ भी मत छुओ। पर वो अब तुम्हारा दोस्त नहीं है। अगर वो अब भी कुछ बोल दे तो मत सुनना। मैंने रोहित की ओर देखा। अब उसकी पीठ हल्के से कांप रही थी और उसकी आंखें बिल्कुल काली हो गई थी। पुतलियां ही नहीं थी, बस एक गहरा काला शून्य। हमें अभी निकलना होगा, महुआ ने कहा। तान्या कहाँ है? हम मुड़े। तान्या वहां नहीं थी। वो अभी यहीं खड़ी थी, हेडफोन लगाए। वो लॉरी सुन रही थी। अब वहां सिर्फ उसका साउंड रिकॉर्डर पड़ा था और उस पर कीचड़ के 2 निशान। तान्या, मैंने जोर से पुकारा, लेकिन महुआ ने मेरा मुंह ढक दिया। चुप, उसने फुसफुसाया। एक और आवाज और ये नदी हमें निगल जाएगी। हम दोनों झुककर साउंड रिकॉर्डर उठाने लगे, लेकिन तभी गीली रेंगती हुई आवाज आई। तू भी आजा। मैंने सिर घुमाया। कोई नहीं था। तू भी, बस चुप। गीली रेंगती हुई आवाज आई, वही बन जा जो सब बने हैं। महुआ का चेहरा जमीन की ओर झुका हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं। अगर तू कुछ भी बोलेगा वो तुझ में समा जाएगी। मैं कांप गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए घने झाड़ियों की ओर भागने लगी। पीछे से किसी चीज के पानी से बाहर निकलने की आवाज आई, जैसे कोई विशाल शरीर कीचड़ में से ऊपर उठा हो। मैंने पीछे नहीं देखा। हम दौड़े। पेड़ हमें खरोंच रहे थे, झाड़ियां हमारे पैरों में फंस रही थी, लेकिन हम भागते रहे जब तक कि हम गांव के वीरान मैदान में वापस नहीं पहुंच गए। हमने हाफते हुए अपने तंबू के पास। मैंने महुआ से पूछा, ये सब क्या था? नदी, वो आवाजें, रोहित का चेहरा। महुआ ने बहुत धीरे कहा, जिसने काला नदी को पुकारा वो अब इंसान नहीं रहता, वो आवाज बन जाता है। और आवाज नदी की सबसे बड़ी भूख है। मैं कुछ बोलने वाला था, लेकिन तभी मेरे बैग में रखा कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन जल उठी और स्क्रीन पर रोहित था। वही पृष्ठभूमि, वही नदी, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखें अभी भी काली थी और वो एक ही वाक्य बार बार बोल रहा था, मुझे देखो, मुझे सुनो, मुझे बोलो। मैं तुरंत कैमरा बंद कर दिया। अब क्या करेंगे? मैंने पूछा। महुआ चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, अब रात यहीं रहनी होगी। चलो, मैं वो जगह दिखाती हूं जहां आवाजें नहीं पहुंचती। कहां? काले गांव के मंदिर में। मैंने पहली बार गौर किया। गांव के एक छोर पर एक टूटा फूटा सा मंदिर खड़ा था, जिसकी दीवारों पर राख से कुछ लिखा हुआ था। हम दोनों उस ओर बढ़े। हर कदम पर लग रहा था कि जैसे जमीन कुछ कह रही हो। जंगल की हवा भारी हो चुकी थी और पेड़ों की शाखाएं अब सीधी नहीं थी, जैसे किसी ने उन्हें मोड़कर कुछ पा। जब हम मंदिर के अंदर पहुंचे, वहां एक अजीब सी शांति थी। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन अंदर सन्नाटा। और फिर मैंने देखा उस मंदिर की दीवार पर किसी ने कीचड़ से लिखा था, यहां बोलना मना है। महुआ बैठ गई और दीवार की ओर देखकर बुदबुदाई, यहां वो सुन नहीं सकता। मैं अब तक कांप रहा था। सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, पर हवा इतनी ठंडी थी कि उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं। मैंने कैमरा उठाया और फिर से ऑन किया। रिकॉर्ड नहीं किया, बस देखा। स्क्रीन पर कोई नहीं था। फिर अचानक स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, तान्या। पर उसका चेहरा आधा मिट चुका था, जैसे पानी में घुल गया हो, और उसकी आंखें भी अब काली थीं। और उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुमने मेरी आवाज सुनी तो तुम अब मेरे जैसे बन चुके हो। मैं उस रात बिल्कुल नहीं सो पाया। मंदिर में बैठा मैं लगातार कैमरे की स्क्रीन देख रहा था। हर कुछ मिनटों में वो अपने आप ऑन हो जाता और स्क्रीन पर कभी तान्या की छवि, कभी रोहित की, और कभी कोई और ही चेहरा दिखता। एक बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे और होंठ सिल दिए गए थे। महुआ बिल्कुल चुप बैठी थी, जैसे ध्यान में हो। बीच बीच में वो किसी आदिवासी भाषा में कुछ बुदबुदाती
और मिट्टी पर बनी आकृतियों को उंगलियों से छूती। मैंने पूछा, क्या ये कोई पूजा है? उसने मेरी ओर देखा, फिर बहुत धीमे कहा, नहीं, ये एक चुप्पी की भाषा है। यहां शब्दों से नहीं, खामोशी से बात की जाती है। क्यों? क्योंकि एक बार अगर तुमने इस नदी को पहचानने वाला नाम ले लिया, वो तुम्हें पहचान लेगी। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने उससे पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता है? महुआ थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, मैं इस गांव की हूं। मेरे बाबा इसी मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने मुझे एक बार बताया था, जब ये नदी शांत रहती है, वो सुन रही होती है। जब वो उफनती है, तब वो गा रही होती है। लेकिन सबसे खतरनाक तब होता है जब वो कुछ नहीं कर रही। तब वो तुम्हारे अंदर बोलती है। मैंने कैमरा बंद कर दिया और एक कोने में बैठ गया। कल सुबह क्या हम यहां से निकल सकते हैं? मैंने पूछा। महुआ ने सिर झुका लिया। अगर तुम अब भी इंसान हो तो हाँ। अब भी? उसने मेरी ओर देखा। क्या तुमने अब तक कोई सपना देखा है जिसमें तुम नदी के अंदर खड़े हो और किसी की आवाज तुम्हारे कानों में गूंज रही हो? मैंने डरते हुए सिर हिलाया। तुम्हारे पास बहुत कम समय है। रात के तीसरे पहर में मंदिर के दरवाजे पर एक आहट हुई। टप टप, जैसे कोई गीले पांव लेकर दरवाजे पर खड़ा हो। महुआ ने मुझे इशारे से बैठने को कहा और खुद एक पुरानी सी माला लेकर कुछ मंत्र जैसा बुदबुदाने लगी। फिर वही आवाज आई, रवि बाहर आओ। मैं कांप गया। मेरी उंगलियां कैमरे पर जमी थीं, लेकिन अब उसे ऑन करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं तान्या हूं, आवाज ने दोहराया। तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। महुआ ने जोर से आंखें बंद कीं और जमीन पर हाथ मारा। दरवाजे पर खामोशी छा गई। मैंने धीमे से पूछा, क्या वो सच में तान्या थी? नहीं, बस एक चीज कि तुम उसका नाम लो। एक बार तुमने पुकारा और वो तुम्हें खींच लेगी। सुबह होते होते कुछ नहीं था। मैंने झांक कर देखा, वहां कीचड़ के निशान थे और बीच में कुछ लिखा हुआ था, अब तुम भी नदी के हिस्से हो। महुआ ने कहा, अब यहां रुकना ठीक नहीं। आज हमें यहां से निकलना होगा। हमने अपना सामान समेटा। अब कोई कैमरा, कोई रिकॉर्डर, कोई फिल्म नहीं थी। अब सिर्फ जिंदा निकलने की कोशिश थी। रास्ते भर सन्नाटा था। कोई पक्षी नहीं, कोई जानवर नहीं, जैसे जंगल खुद चुप हो गया हो। अचानक एक जगह हमने देखा, पेड़ की डाल पर रोहित की टी-शर्ट फंसी हुई थी और उसके नीचे की मिट्टी गीली थी, जैसे अभी अभी किसी ने वहां पैर रखे हो। महुआ ने जोर से मेरा हाथ पकड़ा। तेज चलो, अब वो हमारे पास आ रहा है। मैंने देखा, पीछे के पेड़ों के बीच कोई हलचल थी। एक छाया, लंबी दुबली और बहुत धीरे धीरे हिलती हुई। रवि, वो आवाज आई। अब मैं रुक नहीं पाया। मैं दौड़ पड़ा। महुआ पीछे पीछे भाग रही थी। हम घास से भरी हुई एक ढलान से नीचे उतरे और अचानक मैं फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ा। मैंने ऊपर देखा। पेड़ की शाखाओं के बीच से एक चेहरा झुककर मुझे देख रहा था। वही बूढ़ी औरत, सिले हुए होंठ, काली आंखें और उसके कान से लटक रही थी एक हड्डी की बालियां जिसमें किसी का नाम खुदा हुआ था, रवि। मैं जमीन में धंसा पड़ा था और ऊपर से वो चेहरा मुझे देख रहा था। सिले हुए होंठ, काली आंखें और हड्डी की बालियों पर मेरा नाम खुदा हुआ। मेरा शरीर सुन्न हो चुका था, लेकिन दिमाग तेजी से सोच रहा था, ये सब कैसे संभव है? मैं तो बस एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, किसी आत्मा को जगाने नहीं आया था। महुआ ने मुझे जोर से खींचा और हम दौड़ते हुए घाटी के उस ओर निकल आए। लेकिन मैं जान चुका था कि अब यह भागना सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी है, क्योंकि उस नदी ने अब मेरा नाम ले लिया था। और एक बार जब काला नदी तुम्हारा नाम जान लेती है, तब वो तुम्हारे अंदर उतरती है। हम दोनों गांव से बहुत दूर आ चुके थे।
लेकिन हर जगह मुझे पानी की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे पीछे आ रहा हो, हर सांस के साथ। रास्ते में एक पुराना टूटा फूटा कुआं मिला। महुआ वहां रुकी और बोली, इस कुएं में उतरना होगा। क्यों? मैंने घबराकर पूछा। क्योंकि इसी कुएं के नीचे एक दरगाह है। वहां नदी का असर नहीं होता, सिर्फ वहां बैठकर हम बच सकते हैं। क्या ये जगह वाकई सुरक्षित है? जब तक तुम चुप रहोगे। हाँ। हम कुएं के अंदर एक पतली सी रस्सी से नीचे उतरे। नीचे की हवा ठंडी थी और दीवारों पर किसी ने सैकड़ों नाम खुदे हुए थे, जैसे हर किसी ने यहां आकर अपनी पहचान छोड़ दी हो। दरगाह में सिर्फ एक छोटी सी चौकी थी, उस पर एक चिराग जल रहा था, लेकिन कोई लौ नहीं, सिर्फ धुआं। हम बैठे, कई घंटे तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज। फिर अचानक वो चिराग बुझ गया और फिर कुएं के मुहाने से एक आहट आई, किसी के उतरने की। रस्सी हिल रही थी। मैंने ऊपर देखा, कोई धीरे धीरे उतर रहा था। काले कपड़े, बिना चेहरा, बस एक परछाई। महुआ ने मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, अगर वो तुमसे कुछ पूछे तो जवाब मत देना। वो छाया नीचे आई और हमारे सामने खड़ी हो गई। उसने सिर झुकाया, फिर वो बोली मेरी ही आवाज में, महुआ, ये रवि है। महुआ चुप रही। फिर उसने मेरी ओर देखा। रवि, ये तुम्हारी मां है। मैं जानती हूं तुम डर रहे हो, लेकिन मेरा हाथ पकड़ो, चलो घर चले। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वो आवाज मेरी मां की तरह ही थी, वही लहजा, वही करुणा। कुछ पल के लिए लगा जैसे मैं दिल्ली के अपने कमरे में बैठा हूं और मां चाय लेकर आई हो। रवि, उसने फिर कहा, मैं हूं मां। मैं कांपने लगा। महुआ ने धीरे से मेरे कान में कहा, अगर तुमने बोल दिया तो वो तुम्हारा गला वही दबा देगी। वो अब कोई नहीं है। मैंने आंखें बंद कर ली और वो परछाई धीरे धीरे धुआं बनकर गायब हो गई, लेकिन जाते जाते दीवार पर एक निशान छोड़ गई, एक हाथ का निशान, काले कीचड़ से बना। महुआ ने कहा, अब भी वक्त है रवि, हमें नदी का हिसाब पूरा करना होगा, नहीं तो ये ताउम्र पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या करना होगा? हमें वापस जाना होगा और नदी के पास एक आखिरी काम करना होगा। मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुम पागल हो गई हो? अगर तुम नहीं गए तो अगले पूरे जीवन भर वो आवाजें तुम्हें पुकारती रहेंगी और फिर किसी दिन तुम खुद चलकर नदी में उतर जाओगे। मैं चुप हो गया। शायद वो ठीक कह रही थी। शायद डर से भागना, डर को हमेशा के लिए बुलावा देने जैसा है। मैंने सिर हिलाया। चलो। हम अगले दिन सुबह निकले, वो आखिरी सुबह जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। महुआ के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने आज अपने माथे पर राख से एक गोल निशान बनाया था और कमर में बंधी थी छोटी सी थैली, जिसमें कुछ लाल रंग की मिट्टी, 2 कौड़ियां और एक छोटी सी हड्डी थी। अब हम जो करने जा रहे हैं, उसने कहा, वो किसी पूजा या टोने का हिस्सा नहीं है। ये एक समझौता है, तुम्हारी आत्मा और उस नदी के बीच। हम पुराने रास्ते से नहीं गए, बल्कि एक पगडंडी से होते हुए नदी के पीछे की ओर पहुंचे। वहां एक चट्टान थी, काली और ठंडी, और उसी के नीचे बह रही थी काला नदी। वो अब और भी गाढ़ी लग रही थी, जैसे उसकी गहराई से कुछ लगातार ऊपर आने को तैयार बैठा हो। महुआ ने मुझसे कहा, बैठो, आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी मां की तस्वीर अपने मन में रखो, बाकी सब भूल जाओ। मैं बैठ गया, आंखें बंद की और मां का चेहरा याद किया। वो हल्की सी मुस्कान, उनकी साड़ी की हल्की खुशबू और वो आवाज जो मुझे हमेशा शांत कर देती थी। फिर महुआ ने कुछ बुदबुदाना शुरू किया, एक धीमा मंत्र जिसमें शब्द नहीं थे, बस कंपन था। नदी की लहरें हिलने लगी और तभी मुझे वो आवाज फिर सुनाई दी, रवि। मैंने आंखें खोली।
नदी से एक आकृति उठ रही थी। रोहित। उसका चेहरा काला, फूला हुआ, आंखें अब सिर्फ 2 गड्ढे थी। रवि, मुझे छोड़ दिया तुमने। मैंने महुआ की ओर देखा। उसने सिर झुकाया। ये तुम्हारा डर है, जवाब मत देना। रोहित धीरे धीरे पास आया, पानी से बाहर निकलकर जमीन पर खड़ा हो गया। उसके पीछे तान्या। अब वो भी वैसी ही दिख रही थी। आधा चेहरा पिघला हुआ, होंठ सिल दिए गए और आंखों से काला पानी रिसता हुआ। हमने एक साथ शुरू किया था ना? तान्या की आवाज अब भी गूंज रही थी। अब अकेले क्यों? मेरे हाथ कांपने लगे। मुझे लगा अब मैं टूट जाऊंगा। तभी महुआ ने थैली से वो हड्डी निकाली और जमीन पर मार दी। एक तेज सी चमक हुई और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। नदी फिर से ठहर गई। रोहित और तान्या की छायाएं मिट गई। वहां सिर्फ 2 छल्ले बचे, जैसे किसी ने पानी में पत्थर फेंका हो गया, महुआ ने कहा। तुमने डर को देख लिया, अब वो तुम्हें नहीं देख सकेगा। मैं चुपचाप बैठा रहा बहुत देर तक। शाम होने लगी थी। हम दोनों चुपचाप पैदल ही गांव लौटे। मैंने कैमरे की ओर देखा, जो अब भी मेरे बैग में था। मैं जानता था उस कैमरे में अब सब कुछ कैद था, लेकिन अब वो फिल्म कभी नहीं बनेगी, क्योंकि जो रिकॉर्ड हुआ वो इंसानों के देखने लायक नहीं था। गांव के बाहर पहुंचते ही महुआ रुकी। अब क्या? मैंने पूछा। अब तुम्हें वापस जाना है, लेकिन याद रखना, इस गांव का नाम किसी से मत कहना। इस नदी का जिक्र भी मत करना, मरना आवाजें लौट आएंगी। मैंने सिर झुकाया। और तुम? मुझे डर अब नहीं खाता, मैं उसे पहचान चुकी हूं। मैंने आखिरी बार उस जंगल को देखा। हर पेड़, हर शाखा जैसे कुछ कह रही थी। और नदी अब भी वहां थी, काली, ठहरी हुई, लेकिन अब वो मुझे नहीं देख रही थी। मैंने वापस मुड़ते हुए खुद से वादा किया, अब कोई दस्तावेज नहीं, अब सिर्फ खामोशी, क्योंकि हर कहानी को बताया नहीं जाता, कुछ बस सुनी जाती है, बिना आवाज के।